थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले नोट करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक आइडियल गैस इक्वेशन कर रखी है कि आपने इसमें PV इज इक्वल टू NRT, केमिस्ट्री में करी होगी। PV इज इक्वल टू NRT, इसका भी यूज़ आएगा यहाँ पर इस चैप्टर में। अगर नहीं किसी को आइडिया तो मैं बता दूंगा क्या होता है। इसमें नोट करें, टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम two systems are said to be in thermal equilibrium with each other if they have thermal equilibrium with each other if they have the same temperature. If they have the same temperature. Two systems are said to be in thermal equilibrium if they have the same temperature. उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे। देखिए, कंसेप्ट तो बेहद आसान है, समझ में आ गया होगा। और आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, हम अपने किसी दोस्त से मिलते हैं, दोस्त से हाथ मिलाते हैं। अगर उसका हाथ बहुत ठंडा है तो हम झटक के अलग कर देते हैं कि चल अलग हट, और अगर उसका हाथ बड़ा गर्म है तो हम उसका हाथ पकड़ के रखते हैं कि भाई हाथ पकड़ के रख, हाथ मत छोड़ना, ठीक है। और फिर थोड़ी देर तक तो अच्छा लगने लगता है, लेकिन जैसे ही हमारे हाथ का और उसके हाथ का टेम्परेचर सेम हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि नहीं अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो फिर हम हाथ हटा लेते हैं। तो ये वही चीज़ है थर्मल इक्विलिब्रियम, कि जब हम हाथ मिलाते हैं, हमारा हाथ बड़ा ठंडा है, उसका हाथ बड़ा गर्म है, तो जब हम हाथ मिलाते हैं तो हमको लगता है कि हाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो उस टाइम क्या होता है कि हीट फ्लो होना शुरू होता है, और हीट का फ्लो भी ऐसे ही होता है डिफ्यूजन प्रोसेस की तरह, कि ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से कम टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हीट फ्लो होती है। और वो कब तक होती रहती है? जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो वही जो स्टेट होती है, वही जो कंडीशन होती है कि जहाँ पर दोनों बॉडीज़ जो कांटेक्ट में हैं उनका टेम्परेचर अगर सेम हो जाए तो हम उसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब उसको समझाने के लिए बस एक डायग्राम है, ठीक है। कंसेप्ट तो बेहद आसान सा है कि जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम होता है तो हम उसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। और इसी तरीके से एक बर्तन ले लीजिए, उस बर्तन को बहुत गर्म कर दो, ठीक है, और पानी ले लो ठंडा, और अचानक से ठंडा पानी डाल दो उसमें, तो एकदम से तो आवाज़ होगी उसमें, लेकिन उसके बाद होगा क्या कि जब आप फिर पानी को टच करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ पानी भी थोड़ा गर्म हो गया है, और वो जो बर्तन है जो बहुत गर्म था वो थोड़ा ठंडा हो गया है। तो उसने थोड़ी सी हीट अब्जॉर्ब कर ली, जो ठंडा पानी था, और जो गर्म बर्तन था उसकी हीट उसने थोड़ी सी ठंडे पानी को दे दी, यानी कि उसने हीट लूज़ कर दी है। तो एक बॉडी हीट लूज़ करती है, दूसरी बॉडी हीट गेन करती है, और अल्टीमेटली दोनों का सेम टेम्परेचर हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। अब इसमें दो डायग्राम बनाकर दिखा देना, अगर ये पूछा जाए तो डायग्राम से थोड़ा हमारा आंसर थोड़ा सा इंप्रेसिव हो जाता है बस। तो वो डायग्राम बनाकर दिखा दीजिएगा। उसमें आप ये कहेंगे कि इधर दिखा देंगे ए और इधर दिखा देंगे बी, और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसको ऐसे शेड कर देंगे, इसको शेड कर देंगे, और फिर लिखेंगे कि फिगर ए, यहाँ पर लिख लेना गैसेस A and B are
separated by an ADIA BATIC are separated by an adiabatic wall. Adiabatic wall का मतलब क्या है कि which allows no transfer of heat, which allows no transfer of heat. ठीक है, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि ये जो ए वाला एरिया है इसमें जितने भी इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, गैस कोई भरी हुई है, ये जो ए है, ए मतलब क्या है कि यहाँ पर एक गैस भरी हुई है ए, तो इस एरिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका सेम ही टेम्परेचर होगा, कुछ अलग नहीं होगा। और जब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर ये जो बी है तो इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबका सेम टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे सेम टेम्परेचर, और सेम इधर लिखेंगे सेम टेम्परेचर, और यहाँ लिख लेना विदिन, और इधर भी लिखना विदिन। विदिन मतलब इसके अंदर का टेम्परेचर सेम, इसके अंदर का टेम्परेचर सेम। तो ये तो हमारी फिगर ए हो गई। एडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वॉल जो हीट का फ्लो अलाउ नहीं होने देती। ठीक है, जैसे कि एक थर्मस फ्लास्क होता है, तो थर्मस फ्लास्क में क्या होगा, बाहर से टच करोगे तो बड़ा ठंडा लगेगा, अंदर पानी बहुत गर्म भरा हुआ है उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो वॉल्स हैं वो एक्सटर्नल सराउंडिंग से उसको इंसुलेट करे दे रही हैं। इंसुलेट का मतलब ये है कि उसको मतलब कंडक्शन वाली पॉसिबिलिटी है ही नहीं उसमें। ठीक, अच्छा, इसके बाद इसी तरीके की दूसरी बिल्कुल सेम ये फिगर बनानी है, और ये वाली जो फिगर है ना, ये इस चैप्टर में हम ये फिगर बनाते ही रहेंगे, बहुत बार बनानी पड़ेगी ये फिगर। एक रेक्टेंगल बना है, ये जो रेक्टेंगल है ना इसको वुडन जैकेट बोल देते हैं, वुडन जैकेट। वुडन जैकेट का मतलब ये है कि वुड के अंदर आप जो भी थर्मल से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सब एक वुडन जैकेट के अंदर करते हैं, ताकि उसका एक्सटर्नल सराउंडिंग से कोई लेना देना ना रहे। तो वुड जो है वो हीट का बहुत अच्छा एक इंसुलेटर का काम करता है वुड, तो इसलिए वुडन जैकेट के अंदर ये होते हैं एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, उसके बाद वुडन जैकेट कुछ भी नहीं है, वुडन बॉक्स है बस। यहाँ पर लिखना फिगर बी, गैसेस ए एंड बी are separated by a diathermic wall. ब्रैकेट में लिख लेना कंडक्टिंग वॉल। which allows heat to flow through it। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इधर ए और बी के बीच में अब विच अलाउज हीट टू फ्लो थ्रू इट, तो हीट को ये फ्लो होने दे रही है। ऐसा नहीं है कि गैस ए और गैस बी ये जो है दोनों आपस में मिक्स हो रही हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर वो आपस में मतलब हीट जो है वो फ्लो हो जाएगी। हीट फ्लो हो जाएगी तो जो नई स्टेट बनेगी ना ए और बी की, उन दोनों का टेम्परेचर आपस में सेम होगा, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में जब पहुँच जाएंगे। इक्वल टेम्परेचर, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था सेम टेम्परेचर विद इन, मतलब इसका टेम्परेचर सेम ही रहने वाला है, टाइम बीतता जाएगा लेकिन इसका टेम्परेचर कम नहीं होने वाला क्योंकि कोई हीट फ्लो नहीं हो रही।
इसका टेम्परेचर भी सेम रहने वाला है, तो इसके अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसके अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, और यहाँ पर क्या, इस पूरे सिस्टम के मॉलिक्यूल्स सारे थर्मल इक्विलिब्रियम में। हो सकता है ये नाइट्रोजन गैस हो सकता है ये हाइड्रोजन गैस हो, लेकिन जब डायथर्मिक वॉल लगी हुई है यानी कि कंडक्टिंग वॉल लगी हुई है बीच में, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही गैसेस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? अगला लिखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ में लिखेंगे इट स्टेट्स दैट if two systems A and B are separately in thermal equilibrium, it states that if two systems it states that if two systems A and B are separately it states that if two systems A and B are separately in thermal equilibrium, with a third system C with a third system C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other. Then A and B are also in thermal equilibrium with each other. And A and B are also in thermal equilibrium with each other. अब इसका एक डायग्राम बनाइए। एक ये डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाना, एक रेक्टेंगल बना लो ऐसे, हाँ जी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए बी और सी, इधर लिखना सी, इधर लिखिएगा एडियाबैटिक वॉल, और इधर लिखना डायाथर्मिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल और डायाथर्मिक वॉल। अब देखिएगा क्या है यहाँ पर, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत सिंपल है। आप देखिए इट स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, कि ए जो है ए का और सी का टेम्परेचर सेम है, मतलब ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। मतलब मान लो ऐसे कि ए का 20 केल्विन ज़्यादा कम हो गया, चलो 400 केल्विन, ए का 400 केल्विन टेम्परेचर है और सी का भी 400 केल्विन है, बी का 400 है और सी का भी 400 केल्विन है, तो ए और बी का सेम हो गया ना। ठीक, बस वही चीज़ है कि अगर ए सी के बराबर है टेम्परेचर में, बी सी के बराबर है, तो ए और बी आपस में बराबर होंगे, भले ही दोनों के बीच में एडियाबैटिक वॉल लग रही हो।
तो दोनों के बीच में तो एडियाबैटिक वॉल लग रही है, लेकिन क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हम ये कह देंगे कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। ये होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बता दें, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए जी, अगला नोट करिएगा आप, हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, तो इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, थ्योरेटिकली ये वाला, तो इसमें नोट करेंगे हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, हेडिंग डालिएगा। हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। हाँ जी, अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इंटरनल एनर्जी, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंटरनल एनर्जी। अब ये इंटरनल एनर्जी होती क्या है और किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है वो नोट करना है। यहाँ पर 4-5 पॉइंट्स में लिखूंगा। पहला पॉइंट लिखिएगा इंटरनल एनर्जी का, फर्स्ट पॉइंट, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ the internal energy of a system, the internal energy of a system is the sum of molecular kinetic and potential energies, is the sum of molecular kinetic, is the sum of molecular kinetic and potential energies molecular kinetic and potential energies in the frame of reference relative to which in the frame of reference relative to which the center of mass of the system is at rest, relative to which the center of mass of the system is at rest। क्या समझ में आया? द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट रेस्ट। कोई भी सिस्टम अपनी जगह से हिल नहीं सकता अगर उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट में है, ठीक है ना। कोई भी सिस्टम अगर मूव करता है, अगर मान लीजिए कोई गाड़ी भी मूव कर रही है तो हम ये कहेंगे इस गाड़ी ने जो है ना 10 मीटर का या चलो 20 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया, तो कोई आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि गाड़ी का जो फ्रंट वाला पोर्शन है उसने 10 मीटर ट्रैवल करा है या बैक वाले ने 10 मीटर करा है, ठीक है। आप गाड़ी की लेंथ भी तो बताओ ना मेरे को, ठीक, ये आती है ना चीज़ दिमाग में, ठीक है। गाड़ी की पूरी लेंथ, कोई लंबी गाड़ी है कोई, तो गाड़ी के फ्रंट वाले पोर्शन ने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा है या बैक वाले ने करा है, तो हम ये कहेंगे भाई गाड़ी ने करा है, तो वो गाड़ी ने करा है तो गाड़ी का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको हम बोल देंगे सेंटर ऑफ मास। तो कोई भी बॉडी अगर कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो समझ लीजिए उसका सेंटर ऑफ मास उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जीज। तो कोई भी अगर बॉडी है या कोई भी सिस्टम है तो उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और वो जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहते। वो मॉलिक्यूल्स हमेशा कुछ ना कुछ आपस में उनका जो है इंटरेक्शन चलता रहता है। इंटरेक्शन मतलब कोलिजन, कोलिजन मतलब टकराना एक दूसरे से। तो हम ये कहेंगे द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटेड टू विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट रेस्ट। अब क्या है कि हम जानते हैं कि पेट्रोल जो है उसको अगर मैं गर्म करने लगूंगा फटाफट गायब हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों? और पानी जो है
पानी को भी इवेपोरेट करेंगे, पानी भी गायब होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। तो क्या है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट उसकी इंटरनल एनर्जी का है। फिर पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पहले से ही वो टक 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 आपस में जो है कोलिजन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टकरा रहे हैं। अभी आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो उनका कोलिजन और ज़्यादा बढ़ गया। अब कोलिजन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो इस सिस्टम में रहना ही नहीं चाहते, ठीक है, इतना ज़्यादा टकराव हो गया कि अब वो सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं, इवेपोरेट हो जाएंगे। और उसी चीज़ को, वही जो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, उसी को हम किसी भी चीज़ का क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। कि बॉइलिंग पॉइंट आ गया, अब ये रुकेगा नहीं, अपनी लिक्विड स्टेट में गायब हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि जब हम बात करते हैं पानी की, पेट्रोल की, या किसी और अल्कोहल की, पेट्रोल भी एक अल्कोहल ही है, तो किसी भी तरीके के अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो उस लिक्विड की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। वो इंटरनल एनर्जी क्या है कि वो लिक्विड अपने आप से मूव ना करने लगे। ये लिक्विड यहाँ पर रखा था, थोड़ी देर में वहाँ पहुँच गया, क्यों? क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहे और उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, उसी को हम इंटरनल एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंटरनल एनर्जी का ही। इंटरनल एनर्जी पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो इसलिए 4-5 पॉइंट्स अपने तैयार रखना। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया इसका कि इसकी डेफिनेशन इंटरनल एनर्जी की। उसके बाद देखिएगा दूसरा नोट करेंगे, इफ़ द वॉल्यूम, अच्छा सेम फंडा जो है ना वो गैस पर भी अप्लाई होता है। जैसे मैंने एक लिक्विड का एग्जांपल दिया, तो सेम फंडा गैस पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। गैस की भी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। कई बार ऐसा होता है कि केमिस्ट्री लैब में अगर आप देखेंगे तो स्कूल में तो शायद नहीं होगा, लेकिन कॉलेजेस की केमिस्ट्री लैब में ना बड़े बड़े सिलेंडर्स रखे रहते हैं। तो कुछ सिलेंडर ऐसे होते हैं, मतलब उनमें अलग अलग गैसेस होती हैं, तो कुछ सिलेंडर ऐसे होते हैं उनको टच करते ही हाथ हटा लेते हैं, इतने ठंडे होते हैं। दूसरे भी कुछ ऐसे होते हैं कि टच करके हाथ हटा लिया, वो गर्म इतने ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो सिलेंडर गर्म है इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कोलिजन चल ही रहा है उनका। उसको रोक किसने रखा है, वो जो एक पिस्टन है जो कि ऊपर क्लोज कर रखा है, उसने उसको रोक रखा है। उसको आप थोड़ा सा लूजन अप करेंगे तो वो गैस जो है वो लीक होनी शुरू हो जाएगी। तो यही सेम चीज़ हमारा गैसेस पर भी एप्लीकेबल होती है इंटरनल एनर्जी की। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, if the volume of the gas increases, if the volume of the gas increases, comma, work is done by the gas against intermolecular attraction. Against intermolecular attraction, and so its potential energy increases. And so its potential energy increases. Full stop. Thus, intermolecular potential energy of a real gas thus intermolecular potential energy of a real gas is a function of its volume. Is a function of its volume. Is a function of its volume. अच्छा जी, इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है जो आप रोज़ अपने घरों में देखते हैं, किचन में देखते हैं। जैसे हम प्रेशर कुकर की बात करते हैं तो जो गैस होती है ना,
हमने क्या करा कि प्रेशर कुकर में हमने छोले या राजमा डाल दिए। तो जनरली मैं उस चीज़ का एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें प्रेशर बहुत देर तक बनता रहता है। तो हम ये कहेंगे कि हमने छोले या राजमा उसके अंदर डाल दिया, उसके अंदर हमने पानी डाला। अब पानी डालने के बाद में हमने क्या करा कि हमने उस पानी की वॉल्यूम बढ़ानी शुरू कर दी। कैसे? उसको गर्म करके। तो जब हम गर्म करेंगे, कोई भी लिक्विड को हम गर्म करेंगे या कोई भी गैस को हम गर्म करेंगे तो वो एक्सपैंड होगा। सॉलिड भी एक्सपैंड होता है हीट करने पर। तो हमने ये कहा कि वो धीरे धीरे एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड होते 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 वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा। बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा तो फिर वो गैस में कन्वर्ट होगा। फिर आप उस गैस को भी गर्म करे दे रहे हो, तो अगर उसके ऊपर जो विसल होती है अगर वो ना हो तो प्रेशर कुकर ही बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से उसमें इतनी ताकत हो जाती है, उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो उस एनर्जी से उस विसल को ऊपर पुश कर देता है। और विसल को जैसे ही ऊपर पुश करता है तो जो उसका नोजल होता है वो नोजल मतलब उसको डायरेक्ट एक्सपोजर मिल जाता है एयर का। नोजल मतलब सीधा सीधा खुल जाता है। और नोजल खुलते ही जितना भी गैस है, जो एक्स्ट्रा गैस है जो कि उसको कुक करने में काम नहीं आ रही है, वो सारी की सारी गैस बाहर निकल जाती है। इतनी ताकत होती है। आप लोगों ने अब तो देखा नहीं होगा, स्टीम इंजन हुआ करते थे पहले। ये स्टीम इंजन जो है, स्टीम इंजन पूरी ट्रेन को खींच कर ले जाते थे, उसके अंदर इतनी एनर्जी डेवलप हो जाती थी। ठीक है। और कोयले को गर्म करते थे और गर्म करने से भाप बनती थी, स्टीम बनती थी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो वर्क इज डन बाई द गैस। वर्क इज डन बाई द गैस। वो जो विसल उसकी ऊपर उठ गई प्रेशर कुकर की, वो किसने उठाई है? वाटर वेपर्स ने। जो अंदर वाटर वेपर बन गए उन्होंने। तो वो गैस ही तो है, वाटर अपनी गैसियस फॉर्म में। तो वर्क इज डन बाय द गैस अगेंस्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। अगेंस्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का मतलब उसके मॉलिक्यूल्स तो कह रहे हैं भाई मत जा मत जा, वो तो उसको रोक रहे हैं। लेकिन आपने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि वो मॉलिक्यूल्स को छोड़ छोड़कर जो कि ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोड़ छोड़कर वो इवेपोरेट हो जाएगा। फिर जो बाद वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो भी गर्म होंगे तो वो भी इवेपोरेट होंगे। ठीक है। अगर इवेपोरेशन होता है किसी भी लिक्विड सरफेस पर तो पहले सरफेस का पानी इवेपोरेट होगा, फिर नीचे का होगा। तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस पर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की फोर्स लगाते रहते हैं कि आप रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन अगेंस्ट दैट फोर्स वो इवेपोरेट होता ही होता है। एंड सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो इस वजह से उस लिक्विड की या उस गैस की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती ही बढ़ती है जब आप उसकी वॉल्यूम बढ़ाएंगे। वॉल्यूम बढ़ाने का तरीका हीट अप कर दो आप। ये नहीं है कि आपने 2 लीटर पानी था तो उसके अंदर मैं 1 लीटर और पानी डाल दूंगा, वॉल्यूम बढ़ गई, अब तो कुछ ताकत आ गई होगी इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा हूँ, यानी कि वॉल्यूम भी बढ़ानी है तो वो भी टेम्परेचर से रिलेट करिए। प्रेशर भी कम करना है या बढ़ाना है तो उसको भी टेम्परेचर से रिलेट करिए। हर चीज़ को टेम्परेचर से करेंगे रिलेट। द इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ रियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट लिखें। ये तो हो गया वॉल्यूम वाला। नेक्स्ट लिखेंगे as the temperature increases the average kinetic energy as the temperature increases the average kinetic energy of the gas molecules also increases. Thus the internal kinetic energy of a gas is a function of its temperature. Thus the internal kinetic energy of a gas is a function of its temperature. तो ये तो हमें पता ही है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है। इसमें तो मुझे लगता नहीं कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी पहले बढ़ेगी ही, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, फिर बाद में वो वॉल्यूम को भी बढ़ाता है। चलिए जी अगला देखेंगे। इन एन आइडियल गैस in an ideal gas, there are no molecular forces of attraction.
देयर आर नो मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये वाली जो लाइन है इसको अंडरलाइन कर लेना। आइडियल गैस में हम ये मानकर चलते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते हैं। मतलब वो गैस इवेपोरेट होने के लिए तैयार रहती है कि बस जगह मिले और मैं निकलूँ यहाँ से, ठीक है। तो आइडियल गैस, और ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, भाई थोड़ा बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो हो गई, तो आइडियल गैस में उसको जीरो मानकर चलते हैं। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट ही तो काम करती है कोई भी गैस इवेपोरेट होने के लिए या प्रेशर डालने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी, उसमें होगी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि कोई चीज़ मुझे रोक रही है लेकिन मैं निकल कर भागने के लिए तैयार हूँ, तो मैं उस एनर्जी के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं आइडियल गैस में। तो नोट करेंगे, सो द गैस डज नॉट possess intermolecular potential energy. So the gas does not possess intermolecular PE, potential energy. And hence its internal energy is purely kinetic. Its internal energy is purely kinetic. फिर आगे लिखेंगे हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क, heat is a mode of energy transfer due to temperature difference between the system and surroundings. Between the system and surroundings. वर्क इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसी पॉइंट पे लिखेंगे आप, फुल स्टॉप के बाद इसी में लिखेंगे वर्क इज द mode of energy transfer brought about by means
that do not involve temperature difference. एग्जाम्पल है मूविंग अ पिस्टन. तो हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. तो अगर सिस्टम में और सराउंडिंग में कुछ भी टेम्परेचर डिफरेंस है तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ भाई इसको हीट सप्लाई करी जा रही है. जैसे मान लीजिए जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग में तो बहुत ठंडक हो रखी है और हमने कहीं पर एक जगह हीटर जला रखा है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये जो हीटर है इसको कहीं ना कहीं से एनर्जी सप्लाई करी जा रही है. तो हम ये कहेंगे कि हीट एक मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है. ठीक है, जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस इन्वॉल्व होता है. तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम है लेकिन हीटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. ठीक है. अच्छा, अब वर्क की बात करते हैं. अच्छा, ये दोनों के बारे में डिस्कस क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हीट और वर्क दोनों की ही जो यूनिट है ना, और इनफैक्ट इंटरनल एनर्जी भी, इन सबकी यूनिट जो है वो जूल ही है. तो इन सब के बारे में इसलिए अलग अलग डिस्कस करना जरूरी है. वर्क इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ब्रॉट अबाउट बाय मींस दैट डू नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस. तो वर्क के बारे में तो पूरा चैप्टर ही पढ़ रखा है हमने. फॉर एग्जाम्पल मूविंग अ पिस्टन. तो मूविंग का पिस्टन हमको समझ में आ रहा है कि भाई पिस्टन है तो पिस्टन पर मैंने फोर्स लगाया तो पिस्टन थोड़ा बहुत तो मूव करेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क. ठीक है ना. तो ये वो वाला वर्क हो गया हमारा. उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट प्रोड्यूसेस रैंडम मोशन. is a mode of energy transfer that produces random motion of particles फुल स्टॉप के बाद फिर वर्क के बारे में लिखेंगे. वर्क may be regarded as the mode of energy transfer that produces organized motion. तो हमें मालूम है कि जब भी वर्क करना होता है तो हम फोर्स लगाते हैं, खुद से फोर्स लगाते हैं. फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास एक डायरेक्शन होगी कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में मोशन होगा. तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड मोशन कहलाएगा ना. और हीट के बारे में क्या है कि हमने किसी भी कंटेनर को हीट करना शुरू करा तो एनर्जी तो हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन उसमें होगा क्या कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके पार्टिकल्स का कोई ऑर्गेनाइज्ड मोशन नहीं होगा. वो क्या है, वो कहीं भी रैंडमली एक दूसरे को स्ट्राइक करना शुरू कर देंगे. ठीक है. तो ये हीट और वर्क के बारे में हो गया. उसके बाद में आप लिखें साइन कन्वेंशंस ऑफ हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी. ठीक है, 3 पॉइंट्स लिखूंगा. साइन कन्वेंशंस ऑफ हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी. नेक्स्ट हेडिंग होगी ये साइन कन्वेंशंस ऑफ हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी. तो फर्स्ट लिखेंगे
heat absorbed by a system is positive. By a system is positive. Heat given out by a system is negative. ये तो हीट का हुआ। ये अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी सिस्टम है, अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो सीधी सी बात है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हम ये कहेंगे हीट एब्जॉर्ब जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो वो हीट लूज आउट कर रहा है उसको हम कह देंगे नेगेटिव है, क्योंकि उसकी हीट कम हो रही है। सेकेंड, वर्क डन बाई अ सिस्टम इज पॉजिटिव, ये हमको पता ही है। वर्क डन बाई अ सिस्टम इज पॉजिटिव। And work done on a system is negative. हीट का हो गया साइन कन्वेंशन, वर्क का हो गया। इसी तरह से इंटरनल एनर्जी का लिखें। इंटरनल एनर्जी का होगा, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज पॉजिटिव। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is positive, the decrease in internal energy is negative. Is negative. तो ये आपका जो है, ये 3 टॉपिक्स ही हो गए। इसके बाद फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप अगर सिलेबस चेक करेंगे तो सिलेबस में हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, इसमें इतना ही था बस, और कुछ नहीं करना। तो सफिशिएंटली हमने कर लिया है। फिर ये जो साइन कन्वेंशन है इसकी ज़रूरत मेरे को फर्स्ट लॉ के प्रूफ में, सेकंड लॉ के प्रूफ में ज़रूरत पड़ सकती है, उनका प्रूफ पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए जी आज इतना ही कर लीजिए।